दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे जैसे प्रमुख क्रांति। भारत में स्वर्ण क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसमें हो जाएगा स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है बागवानी से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति यानी इसको सुनहरी क्रांति भी कहा जा सकता है। यह बागवानी से है। अगर इसमें फल फ्रूट सब्जी भी आ जाएगा तो चलेगा। मधुमक्खी पालन भी इसी में आएगा और शहद उत्पादन भी इसी में आएगा। जैसे काजू उत्पादन भी स्वर्ण क्रांति से आ जाएगा और नारियल उत्पादन भी आ जाएगा। खनिज पदार्थ का तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें काली क्रांति इसमें आ सकता है। काली क्रांति ये बायोडीजल से संबंधित है, ये खनिज हो जाएगा। और प्रमुख क्रांति देखते हैं, जैसे है खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से संबंधित होगा खाकी क्रांति। और है अमृत क्रांति हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। बायोडीजल क्रांति जो है कृष्ण क्रांति हो जाएगा बायोडीजल से। बादामी क्रांति हो जाएगा मसाला से बादामी क्रांति हो जाएगा। और स्वर्ण क्रांति की शुरुआत जो है ये हो गया था 1991 से 2003 के आसपास इसका शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत या जनक के रूप में, फादर के रूप में जो जाना जाता है डॉक्टर के.एल. चड्डा को उसको जाना जाता है चड्डा। और भी एक है जैसे हरित क्रांति का जनक डॉक्टर बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति का जन्मस्थली अगर देखा जाए उत्तराखंड के पंतनगर को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत किया गया। कॉर्नवालिस का अगर कार्यकाल देखा जाए तो इसका कॉर्नवालिस का कार्यकाल हो जाएगा 1786 से लेकर के 1793। बाद में ये 1805 में भी बना था। इनका प्रमुख काम था जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर 4 भ्रमण करने वाली अदालत बनाई गई, जिसमें 3 को बंगाल में खोला गया और 1 बिहार में खोला गया। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कॉर्नवालिस के समय किया गया और उसके इंचार्ज के रूप में एक दरोगा को इंचार्ज बनाया गया। और दोस्तों 1793 में ही अस्थाई बंदोबस्त इसी के कार्यकाल में लाया गया है। जॉन शोर के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया है, जिसमें 90% भू राजस्व जो है सरकार को देना होता था। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया? भारत सरकार द्वारा अगर देखा जाए पहला वन नीति 1952 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन वर्तमान जो नीति चल रहा है, वर्तमान की नीति 1968 ये वर्तमान चल रहा है, लेकिन पहले के लिए आंसर ये हो जाएगा। अब मानसून के बारे में देखा जाए तो मानसून के बारे में यहाँ पे जो है पूर्वी भारत में चलने वाले गर्म हवा के साथ जो भी आता है उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। पूर्वी बिहार में जैसे आ जाएगा भारत में बंगाल और असम, इसमें नॉर्वेस्टर इसको कहा जाता है। और केरल में जो वर्षाएं होती है उसको मैंग्रो शावर वर्षा कहते हैं। और साथ में ही इसको चेरी बॉल्सम, यहाँ पे हो जाएगा चेरी बॉल्सम
बालसम। चेरी बालसम भी यहाँ पे कर्नाटक और केरल में हो जाता है। लू जो है उत्तरी बिहार में, यह पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको लू कहा जाता है। और एक है मावट। मावट जो होता है वर्षा, मावट, ये राजस्थान में होता है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का 3 यहाँ पे है, और बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में नंबर 5 अब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे? ये अगर संगीतकार का बात करें तो इसमें हो जाएगा पहले MS सुब्बुलक्ष्मी जी को पहला भारतीय संगीतकार थे जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसको दिया गया 1974 ईस्वी में। और ये फर्स्ट संगीतकार, ये सेकंड संगीतकार ये हो गया पंडित रविशंकर। ये सेकंड संगीतकार हुए भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर संगीतकार अगर इसमें संगीतकार नहीं बोले, केवल ये बोला जाए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब जो है इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। इसको जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1958 ईस्वी में। सबसे पहले ये भारतीय विनोबा भावे हो गया जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अगर संगीतकार में पूछे पहले तो MS सुब्बुलक्ष्मी बोला गया, MS सुब्बुलक्ष्मी। अब चलते हैं नंबर 6 नंबर में। 6 नंबर में रीजनिंग है दोस्तों। इस रीजनिंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं कि कितना ये लेटर है। ये लेटर देखने पर लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 गो है। 20 गो है, 20 है, तो इसको हम 4:5 यानी 5 करके अगर तोड़ते हैं 1 2 3 4 5 के 1 2 3 4 5 के 1 2 3 4 5 अगर इसमें ऑप्शन से इसमें रखा जाए, ऑप्शन से अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे H हो जाएगा और F हो जाएगा, और K के बाद अब क्या होता है? K के बाद HFS, यहाँ पे SH का ये SHF का ये बन रहा है। F के बाद है J, यहाँ पे J हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा HFSJ। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जैसे है अब इसमें नवेली और इसको पेंट कहा जाता है, OB एंड U को लिखा जाता है। इसका अगर नंबरिंग देखे जाए तो N का 13 होता है, 13 से 14, 5 से 6, और मैंने एक बढ़ रहा है, 14 से 13 हो गया, यानी 1 कम हुआ। उसी तरह अगर हम 20 का 1 कम करते हैं तो S हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा में देखा जाए, दूसरा में भी E का 5 होता है, 5 से 6 हो गया, तो 1 वृद्धि हुआ। अगर 23 का देखें 24X हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 को बचा। तो L भी हो जाएगा, B भी हो जाएगा, तो लास्ट वाला हमको देखना होगा क्या वृद्धि हो रहा है। Y 25 से 1 हो गया 26, तो उसी तरह हम E का F कर सकते हैं, तो इसका आंसर D हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रीजनिंग है कि अगर लंबाई ऊंचाई से संबंधित है तो मोटाई किससे संबंधित होगा? इसका सीधा आंसर हो जाएगा चौड़ाई से संबंधित होगा। नेक्स्ट, जैसे बच्चा संबंध, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, तो हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा
मृग मोचना हो जाएगा। और कोल्ट जो है, कोल्ट ये घोड़ा का जो बच्चा होता है नर, घोड़े के नर बच्चे को, घोड़े का जो नर बच्चा होता है, घोड़े के नर बच्चे को कोल्ट कहा जाता है। अगर मादा का बोला, घोड़े के मादा बच्चे को फिलिली कहा जाता है, और नर मादा दोनों को फॉल भी कहा जाता है। घोड़े के बच्चे को सिग्नेट जो है, ये हंस के बच्चे को सिग्नेट कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा सिग्नेट। अब नंबर 10 में अगर देखें, नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से 1963 ईस्वी में मद्रास, अब जो कि चेन्नई कहलाता है, में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा जो है कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम। अब इसमें आ जाता है मैथ जो है, मैथ ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे इतना रुपया पे बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि कितना प्रतिशत छूट पाया? तो सबसे पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। अगर हम सीपी निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। सीपी निकालने के लिए रेशियो मेथड में ये लाभ है, बेचने पर ये लाभ है। तो हम अगर सीपी निकालते हैं तो 10,927 भागा 11% का लाभ होता है। तो इसको 11% गुना 100, ये दशमलव उड़ाइएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा सीपी निकलेगा। इसको अगर डिवाइड करिएगा, टोटल इसको अगर डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9,800 रुपया। ये सीपी हो गया। और इसमें कोई छूट दिया होगा, तो इसको अगर हम घटा लेते हैं 10,927 में, तो बचत यानी बचत या इसको छूट सीधा कहिए, यानी इसको छूट जो मिला 1127 रुपये। अब प्रतिशत छूट किस पर छूट दिया गया? ये दिया गया 10,927 पर कितना का? 1127 रुपया का छूट दिया। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो लगभग 10.31 का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर, 36 और 198 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो वो महत्तम समावर्तक वो अंक होता है जो कि खुद भी कटे और दूसरों की पूरी वो काट ले। अगर 36 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी काट देता है दोनों को, यानी 36 ऐसा अंक है जो कि 36 को भी काट सकता है और 198 को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। अब इसमें देखिए x - 1 बराबर 1 और x² + y² 41 है। तो x + y का मान ज्ञात करिए। ये ऑप्शन से बना लेंगे। इसमें साफ कह रहा है x का जो मान होता है वो 5, वो x का मान जो है x, यहाँ x और y का मान 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए कह रहा है। अगर हम अंतर करके 1 का अंतर करके लेते हैं दोनों का, स्क्वायर करने पर अंतर 1 और स्क्वायर करने पर 41 होता है। अगर हम मान लिया जाए, इसको लेते हैं नंबर बी 4 नंबर, इसको हम 1 का अंतर लेते हैं 5 और 4,
अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर 25 और चौके 16, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए हम स्क्वायर किए हैं। तो 25 और 16 41 मेरा वेरीफाई कर रहा है, इसलिए आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर। अब चलते हैं नंबर अब 14 नंबर। 14 नंबर है कि एक हीरे के टुकड़े का मूल्य इसके वजन के वर्ग के साथ बदलते रहता है। माने जो भी हीरा का वजन है उसके वर्ग के साथ बदलते रहता है। इतना रुपया एक हीरे का मूल्य 3 टुकड़ों में काटा जाता है तो वजन इतना 3:1 के अनुपात में होता है। तो काटने पर होने वाली हानि ज्ञात करिए। तो हीरे वाले सवाल में, खासकर हीरे वाले सवाल में जो होता है, जो भी इसको समझ लेते हैं, जो भी हीरे वाला सवाल रहता है इसमें होता क्या है, अगर 5 ग्राम हीरे का हम कुछ भी कॉस्ट देते हैं तो रियल में यह इसका स्क्वायर होता है, यानी 5 स्क्वायर यानी 25 ग्राम का मूल्य होता है। किसी भी अगर मान लिया जाए 3 ग्राम का हम डायमंड या हीरा जो है बाइंग कर रहे हैं तो वो वर्ग के हिसाब से होता है, यानी वो 9 ग्राम 3 का स्क्वायर 9 ग्राम डायमंड के वो मूल्य हमको दे रहा है। तो वही कहता है जब इसको तोड़ा जाता है तो उसका वर्ग का अनुसार उसको लॉस होता है। कभी भी हीरा को अगर टुकड़ा करके बेचा जाए तो वो हमेशा हमको क्या देगा, लॉस देगा। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि अगर हम उसको तोड़ दिया जाए तो क्या लॉस होगा, तो वो हमको निकालना है। तो जैसे इसमें देखा जाए कि 3:1 यानी अगर टोटल देखा जाए 3 2 5 और 1 6 ग्राम डायमंड का मूल्य दिया गया है 6084 रुपया। ठीक है, तो रियल में हम दोस्तों बताएं कि ये 6 ग्राम का मूल्य नहीं, ये 36 ग्राम, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 36 ग्राम डायमंड का मूल्य 6084 रुपया है। तो अब इसको तोड़ने पर टूटेंगे इसका तो क्या अंतर आता है। जैसे ये 36 ग्राम, अगर इसको हम तोड़े तो 3 और 2 और 1 के रेशियो में, तो इसका भी मूल्य इसके वर्ग के अनुसार ही, जैसा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो हो गया इसका अगर ऐड करिएगा तो 9 4 और 1 यानी 14, यानी 14 ग्राम ये हो गया टूटने पर। इसका वैल्यू था कितना 36, तो इसका कितना लॉस हुआ। तो टोटल अगर लॉस देखिएगा तो टोटल लॉस यानी लॉस अगर हम देखें तो लॉस हो गया 36 ग्राम माइनस 14 ग्राम बराबर 22 ग्राम का लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ मूल्य के अनुसार से अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा, तो इसको 36 से काटिएगा यानी 6084/36 ग्राम का मूल्य, तो लॉस कितना हुआ 22 ग्राम। इसको कटिंग करिएगा तो कटिंग करने के बाद ये आपका आ जाएगा, ये 169 गुना 22, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 37,018 रुपया का ये लॉस हो गया। ये आंसर हो जाएगा इसका, हाँ ये आंसर हो जाएगा इसका आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं अब नंबर अब 16, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। नंबर 16 नहीं सॉरी नंबर 15 में कह रहा है कि 40% दूरी जो है 40 किलोमीटर की चाल से और 50% की दूरी अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 10% 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसको उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल बराबर होता है सूत्र कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस।
बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लिया जाए, लेट माना टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 100 किलोमीटर, अगर हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर का अगर हम देखें 40% निकाला तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी 40 समय निकालने के लिए दूरी बटे समय, दूरी बटे किलोमीटर 40 हो जाएगा। अब फिर 50% यानी 50, ये जो 100 किलोमीटर माने थे 50 बटे 25 हो जाएगा समय निकालने के लिए। फिर दूसरा है 10 बटे 10। अगर हम इसको कटिंग करते हैं तो 1 2 3, तो कुल मिला के हो गया 1, 25 दूना 50 और प्लस 1 यानी 4 से 100 में करेंगे तो यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसका औसत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 16, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक अणु में कितना ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2O2। इसमें ऑक्सीजन का पूछ रहा है कितना अणु है, तो ऑक्सीजन का कितना अणु है? 2, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं है? प्रतिकृति मतलब हुआ है कॉपी करना। डीएनए का कॉपी कौन करता है? डीएनए के कॉपी करने में जो एंजाइम काम करता है वो जैसे है लाइपेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये तीनों का काम है डीएनए को प्रतिकृति करना, डीएनए को प्रतिकृति करना है। लेकिन ये जो लाइपेज है इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज का काम है पाचन करना। जैसे लार से लाइपेज एंजाइम निकलता है, जैसे ऐसे का पेनक्रियाज में ये स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उस तत्व का चयन कीजिए जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 में संबंधित नहीं है। देखिए, ये आवर्त 3 में संबंधित नहीं है। अगर इसका परमाणु निकालिएगा वर्गीकृत कीजिए, जैसे एल्युमिनियम का अगर इसका निकालिएगा परमाणु संख्या तो होता है 13। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12 और सोडियम का होता है 11 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसका अगर निकालिएगा विन्यास तो 283 हो जाएगा। इसका विन्यास अगर निकालिएगा 282 हो जाएगा। इसका निकालिएगा तो 281 हो जाएगा। यानी 1 2 3 आवर्त में ये है, 1 2 3 ये आवर्त, ये भी 3 आवर्त में है, 1 2 3 ये भी 3 आवर्त में है। तो ये 1 जो है ये पहला आवर्त में है, इसलिए कहता है आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे इसमें। जैसे अल्पाइन वायु सामान्यतः डैश से ऊपर के ऊंचाई में स्थित होता है और हिम रेखा के ठीक नीचे के क्षेत्र तक फैला होता है। तो ये अल्पाइन जो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पेड़ ना के बराबर उगते हैं, इतना बर्फ होता है, ठंडी इलाका होता है। तो कितना ऊंचाई के बाद जो होता है, ये होता है लगभग 3000 मीटर के ऊपर का होता है। ठीक है दोस्तों, हम 19 क्वेश्चन तक की डिस्कशन करेंगे।